हेलो हेलो। हाँ बच्चों, अब बताओ। ऑनलाइन के बच्चों, सब ठीक है। बन रही है, थोड़ी सी बन गई। वही भारी काम है। अच्छा, इस संडे को आपका टेस्ट है? अच्छा। हाँ, सॉल्यूशन टेस्ट के लास्ट टेस्ट के सॉल्यूशन तो मिले, शीट देना बच्चा। सॉल्यूशन तो मिले होंगे, लेकिन एक बार डिस्कशन जो है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं चाह रहा था कुछ अपन डिस्कस कर लें, क्योंकि इसके अंदर अपन दो चीजें फिनिश कर चुके हैं। नंबर थ्योरी और इक्वेशन। नंबर थ्योरी और इक्वेशन, और सीक्वेंस एंड सीरीज तो उधर पैरेलल में हो ही रहा है। तो एक रहा था ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स, दो चीजें बचेंगी। इसके अंदर जो है अपन कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे नंबर थ्योरी का। भाई, नंबर थ्योरी के अंदर पार्ट वन में कितने सवाल हैं? नहीं, 30 हैं यार। और एक्सरसाइज टू के पार्ट वन में 68, 70 सवाल हैं। डैन डैन डैन। तो 68 और 30 मतलब 100 सवाल हो गए। बेसिकली नंबर थ्योरी में 100 सवाल है। नंबर थ्योरी और इक्वेशन जो है, इक्वेशंस के अंदर पार्ट वन में कितने सवाल हैं? 43। और इसके पार्ट वन में कितने सवाल हैं एक्सरसाइज टू के? 40। तो इसमें भी 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो चीजें अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तो सब बच्चों ने, मेरे ख्याल सब बच्चे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तो पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अपन जैसे इक्वेशन खत्म करें, तो इधर इक्वेशन खत्म करके अपन शुरू कर दें कॉम्बिनेटोरिक्स। ज्योमेट्री फिर लास्ट में, ज्योमेट्री इजी है। इसके अंदर बहुत पीआरएमओ में ज्योमेट्री, हाइट, डिस्टेंस और बहुत सिंपल आती है। कॉम्बिनेटोरिक्स शुरू करें। तो मैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, कोई ऐसा बच्चा जो क्लास नहीं अटेंड कर रहा हो? सभी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया बात है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर ज्यादा सवाल नहीं है। 45 यहां पर हैं और 26, तो कम सवाल है। ठीक है। सब यह सवाल बेसिकली नंबर थ्योरी में है। ठीक है। तो अपना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपनी मुलाकात कब होगी? मंडे को ही होगी। मेरे ख्याल से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलेगा। ऑनलाइन के बच्चों, डिस्कशन बड़ा जरूरी है। तो मंडे को जो है आप डिस्कस करें। क्या डिस्कस करेंगे? नहीं, नंबर थ्योरी से शुरू करें, या इक्वेशन अभी खत्म किया है, चाहो तो इक्वेशन से शुरू कर लो। नंबर थ्योरी 2 लेक्चर में हो जाएगा। आज डिस्कस करूं कि पढ़ा दूं? आज मैं, अच्छा रुको रुको, कितने बच्चे कहते हैं पढ़ा दो, कितने बच्चे कहते हैं डिस्कस करो? ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, डिस्कशन तो करना ही है। बिना डिस्कशन के मैथ्स का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप क्या करिए, मंडे को नंबर थ्योरी जो है, इसके शुरू के 50 क्वेश्चन डिस्कस करिए। 50 50 के दो टर्न पे इसको फिनिश करिए, क्योंकि इसमें 100 सवाल हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप जो है एक्सरसाइज वन का पार्ट वन एक तो फिनिश कर लेंगे, और एक्सरसाइज टू के पार्ट वन के शुरू के 20 सवाल, ये अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। और हो सकता है मंडे तक कुछ अपन बेटर भी कर पाए। दिस वी विल डिस्कस ऑन मंडे। 50 क्वेश्चन कर लेंगे। और मंडे के बाद हो जाएगा। चलो पहले मंडे को तो ये करते हैं अपन। ये मंडे का सब बच्चे होमवर्क नोट कर लें। ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। 2020, 21, 22, ठीक है। हाँ, संडे को टेस्ट है। अच्छा, संडे को आप टेस्ट में लगे रहेंगे यूं? अच्छा, संडे को टेस्ट है तो आज ही चर्चा कर दें। अच्छा, ताकि आप संडे की टेस्ट की तैयारी कर सके। तो कल भी तो सैटरडे है। कल अपनी क्लास कितने बजे है? कल क्लास ही नहीं है? क्यों?
नहीं नहीं नहीं, कल आपकी नॉर्मल क्लास तो होगी। अरे नॉर्मल क्लास तो है ही है। क्यों इतना कंफ्यूज रहते हो? भाई मंडे को जो नॉर्मल क्लास है वो कल कितने बजे है? अरे लास्ट क्लास है कि सेकंड लास्ट है? अच्छा बीच में सेकंड लास्ट है। क्यों? अच्छा तुम नाइन्थ में हो, ठीक है। ठीक है तुम नाइन्थ में हो। तुम अभी से क्या कर रहे हो फिर? लेकिन चलो ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छा अच्छा ये ठीक है। भाई रुको। कल सैटरडे है। बोलो हाँ। नहीं कल आपकी क्लास 6:30 से 8 है। लास्ट लेक्चर है बेसिकली। हाँ जी जी, जी, ठीक है। ठीक है बिल्कुल सेट है। हाँ सब ठीक है। तो कल तो अपन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। ये जो है ये अपन मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ में अपन इस शीट का डिस्कशन पूरा कर लें, ताकि सितंबर में जब आप बैठे हैं तो शीट अपनी पूरी डिस्कस्ड हो। अपने चैप्टर अपन ने कवर कर लिए, इकलौता जो ज्यादा भारी चैप्टर बचेगा वो बचेगा कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स अपन को पढ़ना, उससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ज्योमेट्री ठीक है, दो ही बचे हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तो उधर पैरेलल में हो ही गया, तो कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मंडे को वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस। इसको सब बच्चे नोट कर लें। ये अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। कल आप होमवर्क की तैयारी कर लें, थोड़ा लगा लें। और ये तो मेरे ख्याल से मैंने पहले भी होमवर्क दिया था ये। हाँ लेकिन आप लोग करते तभी हैं जब डिस्कस होने वाला हो। हम्म, वैसे ये चीज तो ऑलरेडी करी हुई होगी। ठीक है ठीक है ठीक। चलो अच्छा। ठीक है ये हो गया। कल अपन लोग क्वालिटिक में कहां तक पहुंच चुके थे? कल अपन ने लोकेशन ऑफ रूट पर पढ़ लिया था। हाँ सूडो क्वालिटिक पर आ गए थे। सूडो क्वालिटिक में अपन को 3 सूडो क्वालिटिक जाननी थी, जिसमें से मुझे याद आ रहा है कि 2 सूडो क्वालिटिक ऑलरेडी बता दी थी। आइए कुछ छोटी मोटी चीजें और बोर्ड पर देखें, और आज अपन शुरू कर पाएंगे कॉम्बिनेटोरिक्स, पीएनसी। अच्छा अब जो है पीएनसी में टाइम लगेगा ना, इसलिए पीएनसी अपन कर लेंगे। ठीक है। तो ये काम बढ़िया हो जाएगा, और बात बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा। कल जब अपन सूडो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, तो सूडो मतलब झूठी। झूठी मतलब कि रियल में वो क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट ऑन सम सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? ओके। अब एक आखिरी सूडो क्वालिटी को और बतानी है। जरा इस आखिरी सूडो क्वालिटी को सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखो। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, x⁴ प्लस x³ माइनस 4x² प्लस x+1। जरा सब बच्चे इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा ध्यान से देखो। इस क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है कि आगे और पीछे से अगर आप कोफिशिएंट्स को पढ़ते हैं तो कोफिशिएंट सिमेट्रिकल हैं। देखो 1 1 -4 1 1। बोलो हाँ। और इधर से पढ़ो 1 1 -4 1 1। यानी इन दोनों का कोफिशिएंट सेम, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम। आगे और पीछे से पढ़ने पर कोफिशिएंट्स क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल। इसको नोट करो, लिखो इसको। इसको लिखो तो बात लिखवा दूं। आगे और पीछे से पढ़ने पर कोफिशिएंट्स क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल। क्या ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ। इसके नीचे लिखो इन दिस coefficients are symmetrical from front and end. In this coefficients are symmetrical from front and end. In this coefficients are symmetrical from front and end.
इन दिस कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिकल फ्रॉम फ्रंट एंड एंड। आगे और पीछे से कोफिशिएंट क्या होंगे? सिमेट्रिकल। अच्छा, अब अगर आगे और पीछे से कोफिशिएंट सिमेट्रिकल हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म क्या है? -4x²। मिडिल टर्म के वेरिएबल पार्ट से डिवाइड कर दें। क्या करें? मिडिल टर्म के वेरिएबल पार्ट से डिवाइड करें। लिखो इस बात को, डिवाइड बाय द वेरिएबल पार्ट ऑफ मिडिल टर्म। लिखो, डिवाइड बाय द वेरिएबल पार्ट ऑफ मिडिल टर्म। 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 तो मिडिल टर्म के वेरिएबल पार्ट से डिवाइड करें। डिवाइड बाय द वेरिएबल पार्ट ऑफ मिडिल टर्म। अब सब बच्चे ध्यान से इसको बोर्ड पर देखें। x² से अगर डिवाइड करेंगे तो x² + x -4 + 1/x + 1/x² आ जाएगा। बोलो हाँ। अब देखिए कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते हैं। x² + 1/x² को क्लब करें, x + 1/x को क्लब करें, -4 = 0। इन दोनों चीजों को देखो, आप बड़े प्रेम से लिख सकते हो, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और यहां पर आ जाएगा x + 1/x -4। बोल दीजिए हाँ। तो ये देखो बन गई x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस x + 1/x -6 = 0। बोलो हाँ। अब देख ही रहा होगा, अंधा बच्चा भी देख सकता है। अगर इसको y रख दें तो y² + y -6 = 0। सूडो क्वाड्रेटिक। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन दिखाई पड़े जिसमें आगे और पीछे से कोफिशिएंट सिमेट्रिक हैं, जैसे आगे से पढ़ने पर आते हैं वैसे ही पीछे से पढ़ने पर आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? मिडिल टर्म के वेरिएबल से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? क्वाड्रेटिक में। इज द मेथड क्लियर टू एवरीवन? कॉपी करिए। हाँ, प्लीज सवाल होगा तो जवाब भी होगा, तो वो और किसी तरीके से होगा। हाँ, 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 5 7 ऐसे। जनरली 4th डिग्री ही क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगी, जैसे 5th रिड्यूस नहीं हो पाएगी। इज द मेथड क्लियर टू ऑल? बोलो हाँ। बोल नहीं रहे हैं आज। हम्म, कॉपी कर लिया बच्चों? ये 3 प्रकार की सूडो क्वाड्रेटिक है। ऐसे बहुत सारी सूडो क्वाड्रेटिक हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट करने पर क्वाड्रेटिक बने, लेकिन ये 3 सूडो क्वाड्रेटिक इन जनरल हमको ध्यान रहनी चाहिए। बोलो हाँ। अच्छा, मैं आगे बढ़े। छापो जल्दी, छापो। ऑनलाइन के बच्चों समझ में आया कुछ? लगता है म्यूट है क्या ये बेचारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुके मैं आपको वो कर देता हूँ। नहीं, आप तो अनम्यूट है ना, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। हाँ, अब आप बोल सकते हैं। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड बच्चों। हाँ सर बड़े आगे। अरे सॉल्व तो कर ही लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्विंग थोड़ी कुछ। हाँ, सर ये बात समझ में आई, बोलिए हाँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज, छोटी सर सी चीज जरा बोर्ड पर देखेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली ना मेरे कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं IOQM की शीट नहीं लगा पाया, पर नहीं, मैंने कोई थ्योरी दिक्कत ऑफ नहीं है। अगर अपन जेई थ्योरी कर रहे हैं तो मोर देन रिक्वायर्ड है। ओके सर, मतलब अगर जेई हाँ, की कोई प्रैक्टिस टेंशन करेंगे नहीं है, तो। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि लगा लो कुछ क्वेश्चन, एटलीस्ट ओके सर। प्रीवियस ईयर्स पीआरएमओ क्वेश्चन तो लगा भी लगाओ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आप सब बच्चे ध्यान देखो। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऐसा नहीं होगा कि एक रूट रियल है और एक रूट इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। यानी अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल है तो दूसरा रूट रियल होगा ही होगा। ठीक है, इधर देखो। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, एक और कंसेप्ट देखो। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, अगर f of k1 into f of k2 लेस देन 0 है, यानी f of k1 और f of k2 का अपोजिट साइन है, f of k1 और f of k2 का
अपोजिट साइन है, यानी एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा। इसका मतलब यूं समझो, अगर यहां पर K1 K2 है तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि एफ ऑफ K1 पॉजिटिव और K2 नेगेटिव, या ग्राफ ऐसा बनेगा मुंह ऊपर की ओर, और यही के यही दोनों ग्राफ मुंह नीचे की ओर बन जाएंगे। बोलो हाँ, यहां तक बात समझ में आई? ये देखिए, यानी अगर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है, कल अपन ने लोकेशन ऑफ रूट का टाइप 6 पढ़ रहे थे, उसको ध्यान करें। अगर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है तो एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में होगा ही होगा। इसको सब बच्चे मुझे देखो, इसको थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं। सब बच्चे मुझे देखो, अगर fx एक क्वाड्रेटिक है, और एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है, तो K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होगा ही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर fx क्वाड्रेटिक के ऊपर है, क्यूबिक 4 डिग्री 6 डिग्री, और एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव होता है, तो आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि K1 और K2 के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? ऑड नंबर ऑफ रूट्स। स्टार 1 पॉइंट लिखिए, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखिए। स्टार 1 पॉइंट लिखिए, नहीं मैं लिखवाऊंगा, तुम लिखो इफ एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा। लिखिए इफ एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक and f of K1 into f of K2 is less than 0. If fx is quadratic and f of K1 into f of K2 is less than 0. If fx is quadratic and f of K1 into f of K2 is less than 0, then the quadratic will have exactly one root. Then the quadratic will have exactly one root between K1 and K2. Then the quadratic will have exactly one root between K1 and K2. Then the quadratic will have exactly one root between K1 and K2. समझ में आ गया सब बच्चों को? समझ में आई मेरी बात? इसके नीचे बच्चों स्टार 2 पॉइंट लिखें। इफ fx इज ऑफ हायर डिग्री, मान लो हायर डिग्री का हो गया भाई, क्वाड्रेटिक के लिए तो अपन ने बात लिख ली, क्वाड्रेटिक की बात अपने को भली भांति समझ में आ गई। देखिए इफ fx इज ऑफ हायर डिग्री, and if fx is of higher degree and f of K1 into f of K2 is less than 0, if fx is of higher degree and f of K1 into f of K2 is less than 0, then the equation will have odd number of roots. Then the equation will have odd number of roots between K1 and K2. Then the equation will have odd number of roots between K1 and K2. Then the equation will have odd number of roots between K1 and K2. तो इक्वेशन के ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे बिटवीन K1 एंड K2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मेनली तो क्वाड्रेटिक के ही काम में आएगी, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट में मैंने लिखवा दिया है। धीरे धीरे, पहले तुम बोलो। हाँ, वो तो ऑड ही आ रहा है, वो तो जनरल स्टेटमेंट तो क्वाड्रेटिक में ट्रू ही है, लेकिन अपन ने क्वाड्रेटिक में एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट भी लिखवा दिया है ताकि क्वाड्रेटिक के लिए एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना पड़े। तुम बोलो। ऑड ही आएगा क्योंकि इसका मतलब एफ ऑफ K1, अरे किसको क्या हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 का अपोजिट साइन है। बोलो हाँ। यानी अगर मान लीजिए यहां पर ऊपर है और एक बार काटता है, मान लो 2 बार काटता है, तो वापस सेम साइन आने लग जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ बार काटेगा तभी ऐसा होगा कि K1 K2 पर साइन अपोजिट होंगे। अगर इवन नंबर ऑफ कटवाओगे तो साइन सेम हो जाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा।
इस बात पर बेस्ड दो छोटे छोटे सवाल, उनको ध्यान देखिए। क्वेश्चन लिखिए, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। लिखो बच्चों, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। A less than B less than C less than D. A is less than B is less than C less than D. Show that the quadratic equation, this, this will have always real roots for any value of lambda. Will have always real roots for any value of lambda. Will have always real roots for any value of lambda. Will have always real roots for any value of lambda. लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखें, इसके हमेशा रियल रूट ही आएंगे। इसको मैं करूंगा, एक नई सोच सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। हमें साबित करना है कि भैया तुम लैम्डा की जो मन करे वैल्यू रख लो, तुम लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो, इस क्वाड्रेटिक के हमेशा रूट्स रियल आएंगे। अब भैया रूट रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जाने दो, डिस्क्रिमिनेंट छोड़ो। मैं थोड़ी देर के लिए इसको fx कह देता हूं। क्या कह देता हूं? fx। बोर्ड पर देखेंगे, जरा f ऑफ b निकालिए। मैं f ऑफ b क्यों निकाल रहा हूं? ताकि जब b यहां रखूं लैम्डा स्वाहा हो जाए, लैम्डा का चक्कर पड़े ही नहीं। तो ये बनेगा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, जो कि नेगेटिव है। बोल दीजिए हाँ। अब मैं निकालूंगा f ऑफ d, जो कि बनेगा d माइनस ए डी माइनस सी पॉजिटिव है। बोल दीजिए हाँ। अंधा बच्चा चीख रहा है, गुरुजी एफ बी इंटू एफ डी लेस देन 0 है। तो एग्जैक्टली एक रूट बी और डी के बीच में है, यानी एक रूट रियल है, तो दोनों रूट रियल ही होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी। समझ में आया? कॉपी करो तो इसके नीचे लिखवा दूं मैं कमेंट। कॉपी करो तो इसके नीचे कमेंट लिखें। बढ़े आगे, अरे बढ़ जाएं। इसके नीचे कमेंट लिखो, क्लियरली एग्जैक्टली वन रूट। लिखो आलसी बच्चों, क्लियरली एग्जैक्टली वन रूट विल लाई बिटवीन बी एंड डी। क्लियरली एग्जैक्टली वन रूट विल लाई बिटवीन बी एंड डी। क्लियरली exactly one root will lie between B and D. So both roots will be real. Clearly, exactly one root will lie between B and D. Clearly, exactly one root will lie between B and D. So both roots will be real. बोलो हाँ। वेरी गुड। लिखिए, एक और सवाल लिखिए, छोटा सा चुटकुला। इसके लिए आपको 2 मिनट दूंगा मैं, देखें कि आप ये सवाल मुझसे करवा पाते हैं कि नहीं। लिखिए, लिखो अल्फा इज अ रूट। लिखो अल्फा इज अ रूट। लिखिए आलसी बच्चों, अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। लिखो अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा इसका रूट है,
alpha is a root of the equation this, and beta is a root of the equation this, and beta is a root of the equation this. Alpha is a root of the equation this, and beta is a root of the equation this. Question लिखिए, show that there exists, show that there exists, show that there exists a root of the equation this. Show that there exists a root of the equation this between alpha and beta. Show that there exists a root of the equation this between alpha and beta. Show that there exists a root of the equation this between alpha and beta. साबित करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में है. करिए बच्चों, टेक 1 मिनट. हुआ? कैसे करेंगे? अल्फा अगर इसका रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0. बोलो हाँ. और बीटा अगर इसका रूट है तो माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0. बोलो हाँ. अब हमको दिखाना है कि इसका एक रूट अल्फा बीटा के बीच में है, तो थोड़ी देर के लिए इसको एफ एक्स मान लेते हैं. कंसिडर करिए आप एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा. अगर मैं एफ ऑफ अल्फा की बात करूं तो वो होगा ए बाई टू अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी. हाँ बोलिए. और एफ बीटा की बात करूं तो ए बाई टू बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी. हाँ बोल दीजिए. यहां पर देखो, आंखों से देखो बच्चों, बी अल्फा प्लस सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर देखिए आंखों से, और यहां से फिर से उन्हीं आंखों से देखिए, ये प्लस ए बीटा स्क्वायर हो जाए. हाँ बोल दीजिए. ये चीज निकल के आ गई माइनस ए बाई टू अल्फा स्क्वायर इंटू 3/2 बीटा स्क्वायर. हाँ बोल दीजिए. जो कि आ गया माइनस 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. चूंकि ए स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, तो ये गारंटी लेस देन 0 है. और अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 है तो अल्फा बीटा के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा ही करेगा. कॉपी करिए. कितने बच्चे खुद से कर पाए? वेरी गुड, वेरी गुड. मैक्सिमम बच्चों ने खुद से कर लिया. ऑनलाइन के बच्चों किसी से खुद से हुआ? ठीक है. यस सर, हो गया. हाँ, कॉपी कर, बड़े तेजी से कॉपी करो. एक्सपर्ट कॉपियर बनो. टेस्ट भी है संडे को.
क्या ये अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट समझ में आया? एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, इस कंसेप्ट का अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ बोल दीजिए बच्चों, चुप मत रहिए आज। गाय ना बने बच्चों। हम्म चलिए ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितनी जानकारी अपन को जाननी थी। मेनली दो चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस करना है, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन, दूसरा लोकेशन ऑफ रूट्स। ये दो चीजें ज्यादा इसके अंदर पूछी जाती हैं, कॉमन रूट और बाकी चीजें भी है। तो अपन ने दो इंपॉर्टेंट पार्ट निपटाए हैं पीआरएमओ के रिलेटेड, और उन दोनों का डिस्कशन अपन अब करेंगे। एक तो अपन ने नंबर थ्योरी पूरा निपटाया, दूसरा अपन ने इक्वेशन का पार्ट निपटा लिया। बोलो हाँ, कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाएंगे, डिस्कशन करेंगे तो और बेटर लगेगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो है वो पैरेलल में चल ही रहा है, तो अपन सब तो ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स मास्टर करने में टाइम लगता है, तो आज अपन शुरू करेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स। किसी ये पहले थोड़ी पढ़ाया आप लोगों को, ये बिल्कुल फ्रेश ही पढ़ रहे हैं, या पढ़ाया था मैंने एक दो लेक्चर? अरे वर्क साहब, वह मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार पढ़ाया था छोटे छोटे बच्चों को। कितने बच्चे आए थे वर्कशॉप में? वेरी गुड। कितने बच्चे नहीं आए थे? कितने बच्चों को मतलब नहीं था? ठीक है ठीक है, चलो अपन बात करते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक केवल लॉजिक और थिंकिंग पर बेस्ड है। जिस बच्चे की थिंकिंग जितनी अच्छी होती है, कॉम्बिनेटोरिक्स उसका उतना ही अच्छा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की थिंकिंग तो एक नंबर है, तो इस चैप्टर में तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। कॉम्बिनेटोरिक्स को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। कॉम्बिनेटोरिक्स को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें। परमुटेशन शब्द का मतलब क्या होता है? परम्यूट करना। परम्यूट करना मतलब अरेंज करना। जब आप चीजों को अरेंज करते हैं तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अरे अरेंजमेंट का मतलब ही यही है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा,
तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. द वर्ड परम्यूटेशन comes from the English word permute, and the word permute means to interchange, to change the order. क्या permutation का मतलब समझ में आया? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब अरेंजमेंट नहीं होता, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू, बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे, टू कंबाइन. कंबाइन का मतलब टू फॉर्म ग्रुप्स. जैसे इस क्लास से 3 लड़कों का ग्रुप बनाना हो तो बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं. परमुटेशन में चीजों का अरेंजमेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ चीजों की गठरी बनाते हैं, सिर्फ चीजों को कंबाइन करते हैं. कॉम्बिनोटोरिक्स का मतलब है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कुछ जगह सिर्फ चीजों को कंबाइन करना होगा और कुछ जगह चीजों का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होगा. कैसे पता लगेगा कि सिर्फ कंबाइन करना है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? सवाल पढ़ के पता लगेगा. सवाल अंग्रेजी में लिखा होगा, उसको हमको इंटरप्रेट करना होगा. सवाल को अगर अपन इंटरप्रेट कर लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि इसके अंदर अरेंज करना है कि सिर्फ ग्रुप बनाना है. क्या ये बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी सिंपल, वेरी इजी. इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सब बच्चे 10 मिनट बोर्ड पर देखो, फिर मैं सब कुछ लिखवा दूंगा. इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ध्यान से सुनना. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर पहले काम को करने के m तरीके हैं और पहला काम खत्म कर लेने के बाद दूसरे काम को करने के n तरीके हैं. यहां पर खास बात यह है कि दूसरे काम को करने के तरीकों की गिनती हम पहला काम खत्म करने के बाद करते हैं. पहले काम को खत्म करने के m तरीके हैं और जब पहला काम हम कर लें, फिनिश कर लें, तो पहले काम को फिनिश करने के बाद दूसरे काम को करने के n तरीके हैं. तो दोनों कामों को एक के बाद एक करने के टोटल तरीके m into n है. सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. इसको एक छोटे एग्जांपल से अपन करते हैं, फिर मैं लिखवाता हूं. जरा 10 मिनट बोर्ड पर देखो. मान लीजिए एक सिटी है A और एक सिटी है B और एक सिटी है C. A से B जाने के 4 रास्ते हैं और B से C जाने के 3 रास्ते हैं. अब आपसे कोई पूछे कितने प्रकार से एक आदमी A से C जा सकता है? 12. 4 into 3. इतने 12 तरीकों से A से C पहुंच सकता है, क्योंकि A से B जाने के 4 रास्ते हैं, कोई भी चुन ले. B से C जाने के 3 रास्ते हैं, कोई भी चुन ले. तो द जर्नी कैन बी फिनिश्ड इन 12 ways. क्या ये बात समझ में आई? ये चैप्टर थोड़ा बेकार सा है, मतलब इसमें क्या फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में उसको खुद से पढ़ के समझ लोगे. ये पूरा एक लॉजिकली डेवलप्ड चैप्टर है एक्चुअली. तो इसमें जहां पर भी जो भी चीज नहीं समझ में आए, वैसे तो हर ही चैप्टर में ऐसा ही करना चाहिए, जहां पर जो भी चीज नहीं समझ में हाथों हाथ पूछना है, इंतजार नहीं करना है. ये ऐसा चैप्टर है जो कि 90% बच्चों का जो क्लास में अटेंटिव रहते हैं अच्छा ही होता है, ये बेकार नहीं जाता. लेकिन इसको खुद से नहीं पढ़ा जा सकता, इसको पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा टीचर चाहिए. तो अरे बाबा, तो इसलिए इस चैप्टर को तो ढंग से पढ़ना है. ये समझ में आया सब बच्चों को? बढ़े आगे. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से एक आदमी, हेलो हेलो, अरे माइक, कितने प्रकार से एक आदमी A से C जाए और C से वापस A लौट आए? यहां जाने के 4, 3, 3, 4. आराम से देखिए. A से B जाने के 4 रास्ते, B से C जाने के 3 रास्ते, C से A आने के 3 रास्ते और फिर B से A आने के 4 रास्ते. राउंड ट्रिप करनी है. A से C गया और C से A आ गया. कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्या समझ में आया सब बच्चों को? अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार से एक आदमी राउंड ट्रिप कर सकता है विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस, किसी भी रोड को दोबारा यूज नहीं करना. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन मेक अ राउंड ट्रिप विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस?
ए से बी जाता है तो 4 तरीके, बोलिए हाँ। बी से सी जाता है तो 3 तरीके, बोलिए हाँ। लेकिन जब वो लौटने लगता है तो उसको सेम रोड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो अब की बार सी से बी जाने के 2 और अब की बार बी से आने के 3। अरे मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले थोड़ा फ्लो बनने दो। ये सब मैं लिखवा दूंगा, आप लिखने की चिंता मत करिए, नोट्स में कंप्लीट करवाऊंगा। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया? आइए आप लोगों के एग्जाम हॉल में चलते हैं। आप लोगों का ये एक भाई एग्जाम देने पहुंच गया है बिना कोई प्रिपरेशन के। तो 10, कुछ बच्चे सोच रहे हैं तुम मेरा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ध्यान से सुनना है, लिखिए मत, सुनिए, मैं सबका लिखवा दूंगा। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब भाई साहब ने कोई काम वाम तो किया नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, वो सीधे आंसर की लेके बैठ गए हैं। उनको पता है कि हर एक में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ही भरना है। तो मेरा पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन फिल अप द आंसर की? नहीं, 2 की पावर 10। देखो, पहले क्वेश्चन के आंसर भरने के 2 तरीके, बोलो हाँ। ट्रू भर दे या फॉल्स भर दे। दूसरे क्वेश्चन के आंसर भरने के 2 तरीके, तीसरे का आंसर भरने के 2, 2 2 2 2 2 10 बार 2 की पावर 10। सो द आंसर शीट कैन बी फिल्ड इन 2 की पावर 10 वेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहीं पर मैं पूछूं, कितने प्रकार से वो आंसर शीट भर सकता है कि उसके सारे के सारे गलत हो? एक ही। पहले क्वेश्चन को गलत करने का एक तरीका, क्योंकि 2 ही तो चॉइस है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू है तो फॉल्स भर दो, फॉल्स है तो ट्रू भर दो। दूसरे क्वेश्चन को गलत करने का भी एक ही तरीका, तीसरे क्वेश्चन को गलत करने का भी एक ही तरीका। तो सारे क्वेश्चन गलत करने का बेसिकली एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे इन विच यू कैन मेक ऑल द क्वेश्चंस गो रॉन्ग। और पिताजी बिल्कुल गेट पर खड़े रहेंगे स्वागत के लिए। ये समझ में आया? यहां पर अगर पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज ही कैन मेक ऑल द क्वेश्चंस राइट, सारे क्वेश्चंस को सही करने का एक ही तरीका है। पहले सवाल को सही करने का भी एक ही तरीका है, दूसरे को सही करने का भी एक ही, तीसरे को सही करने का भी एक, हर क्वेश्चन को सही करने का एक। क्या समझ में आया? नहीं आया? कितने प्रकार से वो आंसर की भर सकता है सो दैट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट रॉन्ग, सारे गलत ना हो? कुछ नहीं। 2 raised to power 10 टोटल minus भरने के 1। तरीकों में से वो घटा दीजिए जब सारे गलत हों। टोटल भरने के तरीके कितने हैं? 2 की पावर 10। और सारे गलत करने के तरीके 1, तो वो हटा दीजिए। तो ये वो तरीके आ गए कि सारे के सारे गलत नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि सारे गलत करने का तरीका तो आपने हटा दिया है। तो 10 के 10 गलत नहीं होंगे, एक आध जहां पर कमी पड़ेगा कि पापा कुछ तो सही हुए मेरे। क्या लॉजिक समझ में आया? सर आया? अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा तरीका जिससे सिर्फ 2 सही हो। हाँ, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुमको। ये समझ में आया? ऑनलाइन के बच्चों इधर ध्यान दो। हाँ, ये समझ में आया? आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, आप 2 मिनट बोर्ड पर देखें। कि चलो पहले इतना लिख लो। हाँ लिखो, सबसे ऊपर हेडिंग डालो पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे ऊपर लिखिए आलसी बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आइए बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में लिखिए, if one work can be done in m ways, if one work can be done in m ways, if one work can be done in m ways, if one work can be done in m ways, and after finishing it, and after finishing it, and after finishing it, another work can be done in n ways, and after finishing it, another work can be done in n ways, and after finishing it, another work can be done in n ways, then both the works
can be done one after the other, then both the works can be done one after the other in m into n ways, then both the works can be done one after the other in m into n ways, then both the works can be done one after the other in m into n ways. तो दोनों के दोनों m into n ways से किया सकते हैं. क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोलो हाँ. पहला क्वेश्चन लिखिए. लिखो. अरे भाई ए से बी जाने के 4 रास्ते, बी से जाने के 3 रास्ते. अब लौटानी करनी है लेकिन सेम रोड को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना. तो जब बी से सी गया होगा तो 2 रोड से तो नहीं गया होगा ना कि एक पे मुंडी काट के भेज दे, एक पे धड़. एक ही रोड से गया होगा. तो उस रोड को छोड़कर बची कितनी रोड है? हाँ, तो लौटानी 2. फिर यहां पर भी 3. ऐसे थोड़ी है 2 रोड पे चलना है. पहला क्वेश्चन लिखिए. लिखो. ये डायग्राम बना लो. पहले क्वेश्चन में डायग्राम बना लो. क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ. ए से बी जाने के 4 रास्ते, बी से जाने के 3 रास्ते. पहले क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ. नीचे लिखो. डायग्राम बनाओ. उसमें रंग भर रहे हो क्या? खट से बना लो. 4 लाइन तो खींचनी है. हाँ, इसके नीचे लिखो नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी. इसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी. नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी. ए से सी ट्रेवल करने कितने रास्ते हैं? लिखो 4 into 3. नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी. लिख लीजिए 4 into 3. नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी 4 into 3. नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप ए टू सी. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू सी टू ए. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू सी टू ए. कितने प्रकार से राउंड ट्रिप कर सकता है? 4 into 3 into 3 into 4. हाँ बेटा पढ़ ले. अगला लिखिए नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप ए टू सी टू ए. नंबर ऑफ वेज फॉर राउंड ट्रिप ए टू सी टू ए without using the same road more than once. Number of ways for round trip A to C to A without using the same road more than once. Number of ways for round trip A to C to A without using the same road more than once. Without using the same road more than once. लिख लीजिए 4 into 3 into 2 into 3. पहला क्वेश्चन समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन लिखिए. लिखो गिवन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. लिखो सेकंड क्वेश्चन गिवन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. गिवन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. गिवन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. नंबर 1 in how many ways the answer key can be filled up? Number 1 in how many ways the answer key can be filled up? Number 1 in how many ways the answer key can be filled up? देखो 2 की पावर 10. आंसर की भरने के कितने तरीके होंगे? 2 की पावर 10. नंबर 2 लिखिए in how many ways all the questions can go wrong? In how many ways? किसी में कुछ नहीं भरा. अरे क्वेश्चन पढ़ा है. ऑल सारी आंसर की भरनी है. ऑल द आंसर्स कैन बी फिल्ड अप. अरे तुम ऐसे भूख लग रही है क्या? कुछ पिज्जा विज्जा मंगवा दें? जब देखा भाई छोटी सोच पैसा रुपए की बात करो बेटे. हाँ लिखो सेकंड क्वेश्चन. लिखो सेकंड क्वेश्चन लिखिए इन हाउ मेनी वेज all the answers will be correct. In how many ways all the answers will be correct? Second question लिखिए in how many ways all the answers will be correct.
सारे आंसर कितने प्रकार से करेक्ट होंगे? 1. इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट? 1. तो सारे आंसर करेक्ट करने के कितने तरीका है? 1. थर्ड क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी रॉन्ग? इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी रॉन्ग? कितने प्रकार से सारे आंसर रॉन्ग होंगे? इन हाउ मेनी वेज, अरे वो तो मुझे पता ही है, लिखो, इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी रॉन्ग? लिखो 1. ये लो बच्चा, इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी रॉन्ग? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल नॉट बी रॉन्ग? सारे गलत ना हो. इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल नॉट बी रॉन्ग? सारे गलत ना हो. तो 2 की पावर 10 माइनस 1. क्लियर हुआ? इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल नॉट बी रॉन्ग? सारे गलत ना हो, यानी कुछ गलत हो सकते हैं. बोलो मेरे बच्चे, इंग्लिश, इंग्लिश तुम्हारे इंग्लिश की क्लासेस लग रही है कि नहीं? हफ्ते में एक ही दिन? यही इंग्लिश में. ठीक है बेटा, इंग्लिश पर ध्यान दें. सारे गलत ना हो, इसका मतलब है कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं. तुम्हारी इंग्लिश तो स्ट्रांग है. यूएस जाना है अपने को, ये नहीं कि वहीं एयरपोर्ट से भगा दें, जाओ वापस. क्वेश्चन लिखिए. हाँ आइए लिखो, गिवन, लिखो गिवन 10 क्वेश्चंस. लिखो, लिख लो बच्चों, गिवन 10 क्वेश्चंस each having 4 alternatives. गिवन 10 क्वेश्चंस, अब की बार 10 सवाल गिवन है और हर एक के कितने ऑल्टरनेटिव हैं? 4. ABCD. गिवन 10 क्वेश्चंस each with 4 alternatives. सिंगल चॉइस करेक्ट, कोई एक ही चॉइस करेक्ट है. गिवन 10 क्वेश्चंस each with 4 alternatives. सिंगल चॉइस करेक्ट. गिवन 10 क्वेश्चंस each with 4 alternatives. सिंगल चॉइस करेक्ट. पहला सवाल, in how many ways the answer key can be filled up? In how many ways the answer key can be filled up? बताइए. 4 की पावर 10, क्योंकि पहले के आंसर भरने के भी 4 तरीके, दूसरे के आंसर भरने के भी 4 तरीके, तीसरे के आंसर भरने के भी 4 तरीके, हर आंसर को भरने के 4 तरीके, तो 4 की पावर 10. क्या बात समझ में आई? नहीं आई? नेक्स्ट लिखिए, in how many ways all the answers will go wrong? नहीं, इस बार एक सवाल को गलत करने के 3 तरीके. 3 की पावर 10. लिखो, in how many ways all the answers will go wrong? कितने देखो अभी भी बना. अरे इंग्लिश बेटे, इंग्लिश कल ही एक्स्ट्रा क्लास लगवाता हूं मैं इंग्लिश की. in how many ways all the answers will go wrong? इस बार हर सवाल को गलत करने के कितने तरीके हैं? 3. मान लो किसी का सही ऑप्शन है ए, तो आप क्या भर सकते हैं? बी भर दीजिए, सी भर दीजिए, डी भर दीजिए. तो पूरी आंसर की गलत करने के, पक्का ही पिटने के कितने तरीके हैं? 3 की पावर 10. ह्यूज मेथड्स. नेक्स्ट लिखिए, इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट? सर 1. पूरे के पूरे सही करने के कितने तरीके हैं? 1. इन हाउ मेनी वेज ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट? 1. एक ही ऐसा तरीका है कि सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे. समझ में आया सब बच्चों को? अरे समझ में आया? ठीक है. यस सर. एक और सवाल. हाँ, मल्टीपल चॉइस तो रॉन्ग करने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं करेक्ट के ज्यादा नहीं होंगे. कॉम्बिनेशन तो एक ही सही होगा. तुम तो इंटेलिजेंट हो, अरे देश का भविष्य हो तुम. तुम्हारी हरकतें देख के लग रहा है भविष्य खतरे में है देश का. चलो जान. बड़े आगे. अरे यहाँ तक गाड़ी पहुंची. एक और छोटा सवाल,
ऐसे ही छोटे छोटे चुटकुले इसमें आते हैं। लिखो अ फ्लैग हैज, लिख लो झंडा है, अ फ्लैग हैज 5 स्ट्रिप्स। हाँ, तिरंगा का 5 रंगा है। अ फ्लैग हैज 5 स्ट्रिप्स, 5 स्ट्रिप्स हैं इसमें। अ फ्लैग हैज 5 स्ट्रिप्स, 4 कलर्स आर अवेलेबल, 4 रंग अवेलेबल हैं। 4 कलर्स आर अवेलेबल, 4 कलर्स आर अवेलेबल। नंबर वन लिखो, हाउ मैनी फ्लैग्स कैन बी मेड by coloring each strip? How many flags can be made by coloring each strip? पहले को कलर करने के कितने तरीके हैं? 4। दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे को भी 4, पांचवे को भी 4, 4 की पावर 5। वो बोलता है कितने झंडे बनाए जा सकते हैं बाय कलरिंग ईच स्ट्रिप? कितने रंग हैं? 4 रंग है भाई साहब। पहली स्ट्रिप को पोतने के कितने तरीके हैं? 4, कोई भी रंग उठा दीजिए। दूसरे स्ट्रिप के भी 4, तीसरे के भी 4 4 हैंड्स। क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट लिखिए, हाउ मैनी फ्लैग्स कैन, देखो इसको कितने बच्चे सोच पाते हैं? 1 मिनट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। हाउ मैनी फ्लैग्स कैन बी मेड, हाउ मैनी फ्लैग्स कैन बी मेड so that no 2 consecutive strip have same color? How many flags can be made so that no 2 consecutive strip has same color? किसी भी 2 consecutive strip के same color ना हो। सब बच्चे करिए, no 2 consecutive strips have same color. सर 3 का पावर 4 into 4। सर 4 की Yes, पावर 3 देखो into 3 की पावर 2। पहले को भरने के 4 तरीके हैं, कोई भी कलर भर दीजिए। अब दूसरे को भरने के 3 तरीके हैं, इस रंग को छोड़कर कोई भी रंग भर दो। तीसरे को भरने के भी 3 तरीके हैं, इसके ऊपर वाले रंग को छोड़ दो, बाकी कोई भी रंग भर दो। इसको भरने के भी 3 तरीके हैं, ऊपर वाले रंग को छोड़ दो, कोई भी रंग भर दो। इसको भरने के भी 3 तरीके हैं, ऊपर वाले रंग को छोड़ दो, कोई भी रंग भर दो। तो आंसर आएगा 4 into 3 की पावर 4। पहली स्ट्रिप को भरने के 4 तरीके हैं, उसके बाद हर स्ट्रिप को भरने के 3 तरीके हैं। उसके ऊपर वाली स्ट्रिप में जो रंग भरा है उसको छोड़कर अब उसके ऊपर वाली स्ट्रिप में कितना रंग भरा है? कोई एक। तो एक रंग हटाकर आप कोई भी रंग भर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ। आइए अब जो है, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और काफी सारी चीजें इस सवाल के अंदर सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। इस सवाल को सब बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। लिखो, गिवन द वर्ड गणेशपुरी, गणेशपुरी, टोटल कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं। इन 10 लेटर में कितने कॉन्सोनेंट हैं? नहीं, वॉवल गिन लेते हैं। 1 2 4, तो 4 वॉवल हैं, तो 6 कॉन्सोनेंट। ये इलस्ट्रेशन ध्यान से देखना है, इसको मास्टर प्रॉब्लम कह सकते हैं। मास्टर प्रॉब्लम 1। मास्टर प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि मास्टर ही पूरी प्रॉब्लम करेगा। मास्टर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर इन प्रॉब्लम्स को समझ लिया तो चैप्टर की मास्टरी हो जाएगी। तो MP1 पढ़ ले बेटा, चैप्टर खत्म, पढ़ ले, इतना भूखा है। MP1 मास्टर प्रॉब्लम 1। चलो अच्छा, सब बच्चे बोर्ड पर देखिए, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। पहला सवाल है, टोटल हाउ मैनी वर्ड्स, टोटल हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? देखो 10 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो हाँ। गणेशपुरी एक शब्द दिया गया है आपको,
टोटल कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर हैं, 10 लेटर हैं, 10 लेटर हैं। पहली जगह भरने के कितने तरीके हैं? 10। पहली जगह भर गई, एक लेटर चला गया। दूसरे को भरने के 9, 8, 7, 3, 2, 1, तो टोटल 10 फैक्टोरियल। 10 चीजें 10 जगह जमाने के तरीके 10 फैक्टोरियल। यहां से एक छोटा सा रिजल्ट 1 आता है, और रिजल्ट 1 कहता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n things in n places is n फैक्टोरियल। अगर जितनी चीजें हैं उतनी ही जगहें हैं, तो n चीजों को n जगह जमाने के कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल। n चीजों को n जगह जमाने के कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? यहीं पर अगर मैं पूछूं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल, अब की बार बोल रहे हैं कितने वर्ड वॉवल से शुरू होंगे, तो पहली जगह वॉवल भरना है, भर दो वॉवल। अब तो कंस्ट्रेंट मीट कर ली, बाकी कितनी जगह बच गई? 9 जगह हैं। और कितने लेटर बच गए? 9 लेटर। तो 9 जगह 9 लेटर भरने के तरीके 9 फैक्टर। तो आंसर आ गया 4 इंटू 9 फैक्टर। उसने बोला भैया शब्द वॉवल से शुरू होना चाहिए, तो कितने वॉवल हैं? 4। समझ में आया? यहां से हमारे पास रिजल्ट 2 आया कि कंस्ट्रेंट्स को पहले मीट करना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट। जिन जगहों पर कंस्ट्रेंट है, जिन जगहों पर कंडीशन है, उनको पहले मीट करना है। प्लेसेस विद कंस्ट्रेंट और प्लेसेस विद कंडीशन शुड ऑलवेज बी मेट फर्स्ट। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ बैठूं वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट 6 इंटू 9 फैक्टोरियल, पहली जगह भरने के 6 तरीके, पहली जगह भर ली। बचे कितनी जगह हैं? 9 जगह हैं। बचे कितने लेटर्स? 9 लेटर। 9 लेटर 9 जगह भरने के तरीके 9 फैक्टर। कॉपी करो तो आगे बढ़ो, फटाफट कॉपी करो, एक्सपर्ट कॉपियर बनो। सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। कॉपी कर लिया बच्चों? बोल नहीं रहे हैं आज? ऊपर करें इसको, जल्दी छापो बेटे, तेल लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बढ़े आगे। अब देखिए यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड्स बिगिन विद वॉवल एंड एंड इन वॉवल, वॉवल से ही शुरू, वॉवल से ही खत्म। पहली जगह भरने के 4 तरीके, आखिरी को भरने के 3 तरीके, बच गए 8, 8 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ में आया? वॉवल से ही शुरू, वॉवल से ही खत्म। तो पहली जगह भरने के 4 तरीके, पहले कंस्ट्रेंट वाली जगह भरिए। पहली जगह भरने के 4 तरीके, आखिरी जगह भरने के 3 तरीके, और बीच के भरने के 8 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ बैठूं वर्ड्स बिगिन विद वॉवल एंड एंड इन कॉन्सोनेंट, पहली जगह भरने के 4 तरीके, आखिरी को भरने के 6 तरीके, बीच को भरने के 8 फैक्टोरियल। कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? खेला हो बे, कॉपी कर लीजिए।
क्लियर हुआ? बोलिए हाँ। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, कितने सवाल हो गए? 5 6। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं, वर्ड्स इन विच ऑल वॉवल टुगेदर, चारों वॉवल साथ में आए। इधर देखिए, इधर देखिए, सब बच्चे इधर देखो। अरे, चारों वॉवल कहीं भी आए लेकिन साथ में आए। इधर देखो, 10 लेटर हैं, 4 वॉवल 6 कॉन्सोनेंट। बोलो हाँ। शांत। जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना है उनकी गठरी बना दो, उनको बांध दो। अब 6 कॉन्सोनेंट और एक गठरी 7, इन 7 को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल। गठरी जहां भी जाएगी चारों वॉवल साथ में जाएंगे। अब चारों वॉवल को खोल दीजिए, चारों वॉवल वहीं कितने प्रकार से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। सुनो, यहां पर रिजल्ट 3 ध्यान रखें, जब भी कंडीशन आए ऑलवेज टुगेदर। कौन सी कंडीशन आए? ऑलवेज टुगेदर। तो इसके लिए हम लगाते हैं स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड, यानी बांध देंगे उनको। चारों वॉवल को साथ में रखना था, बांध के एक गठरी बना दो। अभी ऐसी गठरी में है चारों वॉवल, तो 6 गठरिया और एक गठरी, कितने हो गए? 7। अब इन 7 को जमाओ। इन 7 को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल। सातों चीजें जम गई, गठरी वहां गई। अब गठरी में चारों वॉवल साथ में ही है, तो खोल के वहीं गठरी जमा दो। तो वहां गठरी जमाने के तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। क्योंकि गठरी में कितनी चीजें हैं? 4। ध्यान रखो, जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना होगा उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग मेथड। क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग मेथड। समझ में आया? यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, कॉपी कर लो। हाँ, बढ़े आगे। हाँ बोलो, कॉपी करिए। सर हो गया। जैसे क्या चारों एक साथ रखना ही है? चारों एक साथ आ रहा, बाकी 6 लेटर बच गए। चारों एक साथ लेकिन कहीं भी आ सकता है ना। हो सकता है 3 लेटर हो फिर चारों साथ हो फिर 3 लेटर हो सकता है 2 लेटर हो चारों साथ हो फिर 4 लेटर हो। भाई वो 6 लेटरों के साथ अरेंज भी तो हो जाएगा। 4 लेटर को कॉन्सिक्यूटिव लगातार, और कैसे आएंगे? टुगेदर साथ में आए, कॉन्सिक्यूटिव आए। क्यों? अरे 6 वर्ड हैं, 6 लेटर हैं, अब चारों वॉवल साथ में आने हैं। हो सकता है चारों वॉवल शुरू में ही साथ में आ जाए, हो सकता है 1 लेटर छोड़ के साथ में आ जाए, हो सकता है 2 लेटर छोड़ के साथ में आ जाए। तो अरेंज होंगे ना चारों वॉवल उनके साथ। उस गठरी को भी पकड़ लाओ, उसको भी अरेंज करो। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। कंस्ट्रेंट फर्स्ट। जिन जगह पर कंडीशन होती है, जिन जगह पर कंस्ट्रेंट होता है, उनको पहले मीट करना है। बोलो हाँ। यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे, आलसी बच्चों बोर्ड पर देखो, वर्ड इन विच ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर। अब की बार क्या करेंगे? 10 लेटर हैं, 4 वॉवल और 6 कॉन्सोनेंट, तो इनकी गठरी बना देंगे। 6 कॉन्सोनेंट साथ में चाहिए, 4 वॉवल और गठरिया 5, इनको जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब गठरिया खुलेगी 6 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। रिजल्ट 3 ये है कि ऑलवेज टुगेदर में स्ट्रिंग मेथड लगाओ। स्ट्रिंग मेथड मतलब जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना है उनको बांध दो, बस। क्लियर हुआ? हाँ बोल दीजिए। बोल नहीं रहे हैं आज? बस 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 से क्लियर हुआ? यहीं पर अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, वर्ड्स इन विच लेटर्स
GAN ऑलवेज टुगेदर, ये तीनों लेटर हमेशा साथ में आए, तो क्या करेंगे, तीनों की गठरी बना दीजिए, 7 वो और ये गठरी 8, इनको जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये स्ट्रिंग मेथड समझ में आ रहा है, नहीं आया? कॉपी करो कॉपी करो। तो जब भी कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रिंग मेथड। हाँ, बढ़े आगे, बोल नहीं रहे हैं। 9, अगर मैं यहीं पर पूछूं वर्ड्स इन विच नो टू वॉवल टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल साथ में ना हो, 4 के चारों सेपरेटेड हो, तो यहीं पर हमारे पास रिजल्ट 4 आता है। जब भी नो टू टुगेदर आएगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गायप मेथड। कौन सा मेथड, गायप मेथड। सब बच्चे बोर्ड पर देखो, यही सीखना है, इसके अंदर चुन्नू है। गायप मेथड, जिन चीजों को अलग अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गायब में जमाएंगे। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जिन चीजों को अलग अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गायब में जमाएंगे। क्या बोला मैंने, जिन चीजों को अलग अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गायब में जमाएंगे। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, चारों वॉवल को अलग अलग रखना है, चारों को हटा दो, बचे कितने, 6। 6 चीजें जमा दो, कितना, 6 फैक्टोरियल। अब इधर देखो, 6 चीजें जमी, 1 2 3 4 5 6, तो गायब कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी n चीजें जमाते हो तो गायब एक ज्यादा, यही है रिजल्ट 5 कि n थिंग्स इन अ रो गिव n+1 गैप्स। n चीजें अगर एक रो में हैं तो कितने गैप देंगी, n+1। समझ में आया सब बच्चों को? 7 गैप हैं, लेकिन आपको इन 7 गैपों में से कितने गैप की जरूरत है, 4। अरे बस किसी भी 4 जगह भर दो। चूंकि आप चारों वॉवल्स को इन गैपों में जमा रहे हो तो 4 के चारों वॉवल्स अलग ही रहेंगे, बोलो हाँ। इन 7 में से 4 गैप चुनने हैं। कितने गैप, हाँ, गैप कितने मौजूद हैं, 7। 7 में से 4 गैप चुनने के तरीके 7C4। अभी बता एनसीआर सब बच्चों को पता है कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड नो वेरी सर। गुड। जब भी मैं सुनता हूं बच्चों को नहीं पता खुश जाता हूं। रिजल्ट 6, इधर देखो, इधर देखो, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एनसीआर का फॉर्मूला है। एनसीआर गिव्स अस टोटल पॉसिबल ways to select r things out of n things if all n things are different। ये सारी की सारी अलग अलग होनी चाहिए। अरे इसको क्या हो गया मोबाइल पर। एनसीआर, जैसे 8 में से 2 चीजें चुनने के तरीके 8C2, 6 में से 4 चीजें चुनने के तरीके 6C4, 10 में से 9 चीजें चुनने के तरीके 10C9। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन 3rd लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखें, ये है एनसीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। एंड एनसीआर गिव्स यू every possible way of selection of r things out of n things। तो 7 में से 4 चुनने के तरीके 7C4, 4 जगह चुन ली, उन 4 जगह 4 वावल को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। सुनो, इसे कहते हैं गायब मेथड। गायब, जिन चीजों को अलग अलग रखना है
वो अंत में जमेंगी और गैप में जमेंगी। जिन चीजों को अलग अलग रखना है वो अंत में जमेंगी और गैप में जमेंगी, ध्यान रखना। और चुनने के लिए जब भी ज्यादा होंगी तो उनमें से चीजें चुननी पड़ेंगी। जैसे सीटें ज्यादा हैं लोग कम हैं तो सीटों में से चुनना पड़ेगा। ट्रेन में लोग ज्यादा होते हैं और सीटें कम होती है तो वहां लोगों में से चुनना पड़ेगा कि भाई तुम 3 बैठ जाओ बाकी 5 खड़े रहो। जो ज्यादा होगा उसमें से चुनना पड़ेगा, कम वाले के लिए चुना जाए। तो 7 गैपों में से 4 गैप चुनने के तरीके 7C4। बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलो। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? अरे आया। चलिए आज के लिए इतना ही, ये नोट कर लीजिए एनसीआर। कल जो लास्ट लेक्चर है, कल लेक्चर नहीं लेंगे अपन, कल आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। ये लीजिए, कल आपका सर। लास्ट लेक्चर है ना 6:30 से 8, तो कल लेक्चर नहीं होगा। कल मतलब बाकी सारे होंगे, मैथ्स का बस नहीं होगा, तो बाकी सारे लेक्चर। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी और ये होमवर्क निपटाइएगा। क्लियर है सब बच्चों को? हाँ, कल 6:30 से 8 वाला मैथ्स का लेक्चर नहीं रहेगा। चलिए